Hello everyone, good afternoon. Welcome to the channel Wings of Civils. Now let's continue with our next topic that is realism. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियलिज्म वर्ड का मतलब क्या है। रियलिज्म मतलब हकीकत पसंदी, मतलब कि बेस्ड ऑन रियलिटी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग रादर देन व्हाट कैन हैपन और व्हाट आउट टू बी, कि वर्ल्ड ऑर्डर एक्चुअल में कैसा है, इंटरनेशनल रिलेशन एक्चुअल में कैसे हैं रादर देन कि वो कैसे होने चाहिए। अब हम बात करते हैं रियलिज्म के ओरिजिन की और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की। तो सबसे पहले कि रियलिज्म का एमर्जेंस कब और कैसे हुआ। अगर हम बात करें रियलिज्म के एमर्जेंस की, तो रियलिज्म की रूट्स हमें क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट में भी दिखती हैं। क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे उन्होंने भी अपने वर्क में रियलिज्म की आइडियोलॉजी का दर्शाया है। जैसे कि अगर हम बात करें थ्यूसिडाइड्स की, तो उनकी बुक थी द पेलोपोनेशियन वार, जिसमें उन्होंने बोला द स्ट्रांग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफ़र व्हाट दे मस्ट, कि जो स्ट्रांग है, जो पावरफुल है, वो करता है जो उसे करना चाहिए, और वीक को वो सफ़र करना पड़ता है जो उसे करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें मैकावली की, तो उनकी बुक थी द प्रिंस, जिसमें उन्होंने बोला पॉलिटिक्स एज अ रियलम ऑफ पावर एंड नेसेसिटी फ्री फ्रॉम मोरालिटी। इनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स जो है वो पावर और नेसेसिटी का दायरा है, मतलब पॉलिटिक्स जो है वो पावर और नेसेसिटी के इर्द गिर्द घूमती है और उसका मोरालिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हर कोई जो है वो पावर सीख करना चाहता है, हर कोई जो है वो नेशनल इंटरेस्ट गेन करना चाहता है। फिर अगर हम बात करें थॉमस होब्स की, तो उनकी बुक थी लिवैथन, जिसमें उन्होंने बोला ह्यूमन नेचर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फिशनेस एंड फेयर, द स्टेट ऑफ नेचर इज़ वन ऑफ एनार्की। इनका ये कहना था कि ह्यूमन नेचर की जो खूबी है वो स्वार्थी है, ह्यूमन नेचर जो है वो स्वार्थी है, और डर जो है वो ह्यूमन नेचर की खूबी है। और इनका ये भी मानना था कि जो एनार्की है वो नेचर में ही इस्टेब्लिश है पहले से ही। अब अगर हम बात करें मॉडर्न रियलिज्म के एमरजेंस की, तो मॉडर्न रियलिज्म जो है वो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इमर्ज हुआ, जबकि आइडियलिज्म का फेलियर हो गया था। और वर्ल्ड वार के जो एक्सपीरियंस थे उसने जो रियलिज्म की आइडियोलॉजी है उसको शेप करा है। अब हम बात करते हैं रियलिज्म के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की। सबसे पहले तो रियलिज्म ने बात करी है एनार्की की। इनका ये मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किक है, मतलब कि एनार्किक से इनका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई उथल पुथल है, डिसऑर्डर है, इंटरनेशनल सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, बल्कि एनार्की से इनका मतलब ये है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है स्टेट के ऊपर, मतलब हर स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है उनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए। इनका ये कहना है कि इंटरनेशनल सिस्टम इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, कि इंटरनेशनल सिस्टम में पावर जो है वो बटी हुई है, हर स्टेट के पास अपनी पावर है और हर स्टेट अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहती है। फिर इन्होंने बात करी है ह्यूमन नेचर की। ह्यूमन नेचर के बारे में इनका पेसिमिस्टिक व्यू है, मतलब कि इनका नेगेटिव व्यू है ह्यूमन नेचर को लेकर के। इनका कहना है कि ह्यूमन्स आर इनहेरेंटली सेल्फिश, पावर सीकिंग एंड सिक्योरिटी ड्राइवन। इनका कहना है कि ह्यूमन जो हैं वो पैदाइशी तौर पर स्वार्थी हैं, वो पावर चाहते हैं और वो सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं। फिर इन्होंने बात करी है स्टेट्स की। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस पे स्टेट्स जो हैं वो प्राइमरी एक्टर्स हैं, ठीक है। और इन्होंने स्टेट को रेशनल बोला है। रेशनल से इनका मतलब है कि स्टेट जो हैं वो अपना एक क्लियर गोल सेट करके रखती हैं, मतलब उनको एक क्लियर गोल लेकर चलना होता है कि उनको पावर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए या क्या चाहिए, और उस गोल को लेकर के वो रिलेशन एस्टेब्लिश करती हैं आगे। और फिर इन्होंने बोला कि स्टेट्स जो है वो यूनिटरी हैं, मतलब वो एक सिंगल एंटिटी हैं, मतलब जैसे कि उन्होंने बोला था कि एनार्की सिस्टम है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और हर एक के पास खुद की पावर है और वो उस पावर को इंक्रीज़ करना चाहता है। तो यहाँ पे यूनिटरी से इनका मतलब है कि हर स्टेट जो है वो सिंगल तौर पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करना चाहती है, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचती है। फिर इन्होंने ये बोला कि नेशनल इंटरेस्ट को अगर गेन करना है तो वो पावर और सिक्योरिटी से गेन किया जा सकता है, मतलब अगर किसी स्टेट को नेशनल इंटरेस्ट गेन करना है तो उसके पास वो नेशनल इंटरेस्ट गेन करने की पावर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो स्टेट वीक है और वो जाके लेट अफ्रीकन स्टेट्स हैं और वो जाके अमेरिका से कोई नेशनल इंटरेस्ट अपना मनवा लेंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर इन्होंने बात करी है सर्वाइवल की, और इनका ये कहना है कि द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी स्टेट इज़ सर्वाइवल इन अ सेल्फ हेल्प सिस्टम। इनका ये कहना है कि किसी भी स्टेट का अल्टीमेट गोल सर्वाइवल होता है, मतलब अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना होता है, अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना होता है इन अ सेल्फ हेल्प सिस्टम। सेल्फ हेल्प सिस्टम मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, हर कोई अपनी पावर इंक्रीज़ करना चाहता है और उस सिस्टम में हर एक को अपना बचाव करना होता है, हर एक को अपना नेशनल इंटरेस्ट गेन करना होता है और अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना होता है। फिर इन्होंने बात करी है पावर पॉलिटिक्स की।
इनका ये कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है, पावर के लिए स्ट्रगल है। मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कोई जो है वो अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहता है, हर एक का मकसद अपनी पावर को इंक्रीज़ करना है। फिर इन्होंने बात करी है मोरालिटी की। इनके अकॉर्डिंग मोरल प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू एक्शंस ऑफ द स्टेट, प्रूडेंस इज़ द हाईएस्ट पॉलिटिकल वर्च्यू। इनका ये कहना है कि अगर स्टेट कोई एक्शन ले रही है तो उसमें मॉरल प्रिंसिपल्स की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब किसी स्टेट को अगर अपना नेशनल इंटरेस्ट गेन करना है तो वो मॉरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके वो नेशनल इंटरेस्ट गेन नहीं कर सकती है। वो किसी दूसरी स्टेट को अपने मॉरल वैल्यूज़ पे नहीं मनवा सकती है कि मेरा ये नेशनल इंटरेस्ट आप पूरा कर दो। बल्कि इनका ये कहना है कि इसके लिए विस्डम चाहिए होती है, इसके लिए होशियारी चाहिए होती है अपना नेशनल इंटरेस्ट मनवाने के लिए, और इसमें मॉरल वैल्यूज़ की, मॉरल प्रिंसिपल्स की कोई वैल्यू नहीं है। अब हम बात करते हैं रियलिज़म के स्कॉलर्स की और उनके वर्क्स की। सबसे पहले जो स्कॉलर है रियलिज़म के वो हैं हंस जे मोरगेंथो। हंस जे मोरगेंथो को क्लासिकल रियलिज़म का फादर भी बोला जाता है। हंस जे मोरगेंथो की एक बुक थी पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस, जो कि 1948 में पब्लिश हुई थी। हंस जे मोरगेंथो ने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे पॉलिटिकल रियलिज़म के, जो कि हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मोरगेंथो का पहला प्रिंसिपल था कि पॉलिटिक्स इज़ गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। इनका ये मानना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम ऑब्जेक्टिव लॉज से गवर्न कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन नेचर में पहले से ही एस्टेब्लिश्ड हैं, पहले से ही रूटेड हैं। ऑब्जेक्टिव लॉज मतलब कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉज, मतलब कि ऐसे लॉज जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। मतलब कि आप अपने पर्सनल ओपिनियन में क्या लेके चल रहे हो वो चीज़ मैटर नहीं करती है, यूनिवर्सली जो चीज़ें हो रही हैं आपको वो चीज़ें लेकर के चलनी है। और ह्यूमन नेचर को जैसे कि रियलिस्ट ने बोला हुआ है कि वो सेल्फिश है, पावर सीकिंग है। तो इनका ये मानना है कि ऑब्जेक्टिव लॉज से पॉलिटिक्स को गवर्न कर सकते हैं हम, और वो ह्यूमन नेचर में पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, पहले से ही रूटेड है। मतलब कि ह्यूमन नेचर पहले से ही सेल्फिश है, वो पहले से ही पावर सीकिंग है। मोरगेंथो की एक कोट है, वो भी आप लिख लें। पॉलिटिक्स लाइक सोसाइटी इन जनरल इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज दैट हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। ठीक। मोरगेंथो का सेकंड प्रिंसिपल था इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। मतलब कि इंटरेस्ट अगर किसी को गेन करना है तो वो पावर के ज़रिए ही गेन कर सकता है। मतलब एनार्की इंटरनेशनल सिस्टम में जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई किसी को कंट्रोल करने वाला नहीं है, हर एक के पास अपनी पावर है और हर कोई अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहता है। तो ऐसे में किसी नेशन को अगर अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना है, अचीव करना है, तो उसके पास पावर होनी चाहिए। पावर जो है वो प्राइमरी टूल है। अगर आपके पास पावर है तो आप अपना नेशनल इंटरेस्ट गेन कर सकते हो, अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप देखते रह जाओगे। तीसरा प्रिंसिपल था इनका कि इंटरेस्ट डिफाइंड एज पावर इज़ यूनिवर्सली वैलिड दो इट्स मीनिंग में चेंज। इनका ये कहना है कि जो इंटरेस्ट को पावर के ज़रिए गेन करने की बात है ये यूनिवर्सली वैलिड है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो इंटरेस्ट का मीनिंग है वो चेंज हो सकता है। मतलब कि अगर एक स्टेट का इंटरेस्ट कुछ और है तो दूसरी स्टेट का इंटरेस्ट कुछ और होगा, तीसरी स्टेट का इंटरेस्ट कुछ और होगा, लेकिन हर इंटरेस्ट को गेन करने के लिए पावर चाहिए। इनका चौथा प्रिंसिपल था कि पॉलिटिकल रियलिज्म इज़ अवेयर ऑफ द मॉरल सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल एक्शन। इनका ये कहना था कि रियलिज्म जो है वो मॉरल्स को नहीं मानती है, पॉलिटिक्स जो है वो मॉरल वैल्यूज़ पे नहीं चलती है। लेकिन उसी टाइम पे इनका ये भी कहना है कि किसी भी पॉलिटिकल एक्शन का जो मॉरल सिग्निफिकेंस होगा वो उन्हें अच्छे से पता है। लेट के अगर मतलब उनको ये चीज़ पता है कि मॉरल चॉइसेस जो है एग्जिस्ट करती हैं। मोरगेंथो का ये मानना है कि पॉलिटिक्स जो है मॉरल वैल्यूज़ से नहीं चलती है, लेकिन हमें ये पता है कि मॉरल चॉइसेस एग्जिस्ट करती हैं और पॉलिटिकल नीड को, नेशनल इंटरेस्ट को मॉरल वैल्यूज़ के साथ में बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है। इनका ये कहना है कि अगर कोई पॉलिटिकल एक्शन हो रहा है और उसके थ्रू वार हो रही है तो उनको वार की मॉरल सिग्निफिकेंस भी पता है कि वार से क्या नुकसान हो सकता है, फीमाइन हो सकता है, लाइफ्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो इनका ये मानना है कि हाँ मॉरल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में उनका कोई लेना देना नहीं है और मॉरल वैल्यूज़ को पॉलिटिकल नीड्स के साथ, नेशनल इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करके चलना चाहिए। इनका पांचवा प्रिंसिपल था कि refuses to identify the moral aspirations of a nation with the moral laws that govern the universe। इनका ये कहना है कि कोई भी नेशन अगर moral aspirations को लेकर के चल रही है, moral values को लेकर के चल रही है,
अपने नेशनल इंटरेस्ट मनवाने के लिए, तो वो सही नहीं है। ये इस चीज़ को कम्प्लीटली जो है रिजेक्ट करते हैं। इनका ये मतलब मोरल एब्सोल्यूटिज्म बोल सकते हैं इसको, कि मतलब अगर आप नेशनल इंटरेस्ट मनवाने जा रहे हो अपना और आप सोच रहे हो कि आप मोरल वैल्यूज़ पे मनवा लोगे, तो ये बात कम्प्लीटली गलत है और इस चीज़ को इन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है। इनका 6th प्रिंसिपल था कि दी ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर, पॉलिटिक्स मस्ट बी स्टडीज एज एन ऑटोनॉमस अफेयर सेपरेट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, लॉ और एथिक्स। इनका ये कहना है कि जो पॉलिटिक्स है वो ऑटोनॉमस है, मतलब पॉलिटिक्स जो है वो अपने रूल्स पे चलती है। पॉलिटिक्स को आप इकोनॉमिक्स के रूल्स पे नहीं चला सकते हो। पॉलिटिक्स को आप वैसे गौर नहीं कर सकते हो जैसे आप लॉ को गौर नहीं कर रहे हो। पॉलिटिक्स को आप एथिक्स की वैल्यूज़ पे नहीं चला सकते हो। या अगर आप रिलीजन के प्रिंसिपल्स को पॉलिटिक्स में अप्लाई कर रहे हो तो पॉलिटिक्स वैसे भी नहीं चलेगी। पॉलिटिक्स के खुद के रूल्स हैं, पॉलिटिक्स अपने रूल्स को अपने तरीके से चलाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि नेक्स्ट स्कॉलर कौन थे। नेक्स्ट स्कॉलर जो थे रियलिज्म के, वो थे E.H. कार, जिनकी बुक थी दी 20 ईयर्स क्राइसिस, जो कि 1939 में पब्लिश हुई थी। और इस बुक में इन्होंने आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज़ करा था और इन्होंने बोला था कि आइडियलिज्म जो है वो यूटोपियन है, मतलब ख्याली है। उसके बाद हम केनेथ वाल्ट्ज की बात करते हैं, तो केनेथ वाल्ट्ज की बुक थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि 1979 में पब्लिश हुई थी। और केनेथ वाल्ट्ज को हम नियो लिबरलिज्म के फादर भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर रियलिज्म या नियो रियलिज्म बोल सकते हैं। उसके बाद जो मैकावेली हैं वो भी रियलिस्ट थिंकर हैं, कोटालिया जो है रियलिस्ट थिंकर हैं, सुनजू जो है रियलिस्ट थिंकर हैं, थ्यूसिडाइड्स जो हैं वो रियलिस्ट थिंकर हैं, थॉमस होब्स रियलिस्ट थिंकर हैं, मैक्स वीबर जो है रियलिस्ट थिंकर हैं, नीबर जो है रियलिस्ट थिंकर हैं, हेनरी कैसिंगर जो है रियलिस्ट थिंकर हैं। और इन सारे रियलिस्ट थिंकर के नाम अपने याद रखते हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि रियलिज़म की वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स है रियलिज़म की। रियलिज़म के वेरिएंट्स को पढ़ने से पहले हम जल्दी रियलिज़म की जो मेजर अजम्पशंस हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो है इंटरनेशनल सिस्टम, और इनका मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, मतलब कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और सेल्फ हेल्प सिस्टम है, मतलब कि हर स्टेट को जो है अपने आप को खुद देखना है, अपनी पावर को खुद इंक्रीज़ करना है। दूसरा इनका था मेन एक्टर्स, मतलब मेन एक्टर्स कौन हैं रियलिज़म में, तो इनका ये कहना था कि सॉवरेन स्टेट्स जो हैं वो मेन एक्टर्स थे। फिर है कि स्टेट्स का गोल क्या है, तो स्टेट्स का गोल है सर्वाइवल, सिक्योरिटी, पावर, ठीक। फिर इन्होंने बोला कि पावर की नेचर क्या है, तो इनका ये कहना था कि पावर जो है पॉलिटिक्स के सेंट्रल है, मतलब कि जो पॉलिटिक्स है वो पावर के इर्द गिर्द ही घूम रही है, मतलब पॉलिटिक्स का मतलब ही पावर को गेन करना है। फिर जो था कि मोरालिटी का क्या रोल है इस सब में, तो इन्होंने बोला कि जो मोरालिटी है वो सेकेंडरी टू नेशनल इंटरेस्ट है, मतलब सबसे पहला मकसद होता है किसी स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट को गेन करना, और जो प्राइमरी गोल नेशनल इंटरेस्ट है, और उसके बाद सेकेंडरी नंबर पे इन्होंने मोरालिटी को रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मोरालिटी को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया हुआ है, नहीं, बल्कि इन्होंने मोरालिटी को जो है सेकंड पोजीशन दिया, सेकेंडरी रखा है कि पहले नेशनल इंटरेस्ट गेन करो, उसके बाद हम देखेंगे कि मॉरल सिग्निफिकेंस क्या हो रहे हैं। और चौथा इनका ये मानना है कि जो चेंज है रियलिज़म में वो है पॉसिबल है, पर वो स्लो है। अब हम बात करते हैं रियलिज़म के वेरिएंट्स की। सबसे पहला वेरिएंट है क्लासिकल रियलिज़म, और क्लासिकल रियलिज़म के जो थिंकर हैं वो हैं मोर्गेंथो और कार। इसमें इन्होंने ह्यूमन नेचर पे फोकस करा है, और इन्होंने बोला है कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है और पावर सीकिंग है, मतलब ह्यूमन नेचर स्वार्थी है और वो पावर सीकिंग है, पावर ही चाहती है। उसके बाद अगर हम बात करें नियो रियलिज़म की या स्ट्रक्चर रियलिज़म की, तो इसके जो थिंकर थे वो थे केनेथ वाल्ट्ज। केनेथ वाल्ट्ज ने मतलब इस नियो रियलिज़म के जो आइडियोलॉजी थी इसको पॉपुलर किया है अपनी बुक में, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्होंने नियो रियलिज़म का जो कंसेप्ट है वो दिया और उसको पॉपुलर किया है। और केनेथ वाल्ट्ज ने क्या करा है कि बाईपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करा है और न्यूक्लियर वेपन्स को सपोर्ट करा है। और केनेथ वाल्ट्ज ने ये चीज़ बोली है कि बैलेंस ऑफ पावर इज़ सिस्टमिक नेसेसिटी। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एनार्किक सिस्टम में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो खुद ब खुद वो नेचुरली एमर्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो जाता है।
जैसे कि अगर एक स्टेट अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी स्टेट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी पावर को इंक्रीज़ करे अपने सर्वाइवल के लिए। अगर वो अपनी पावर को इंक्रीज़ नहीं करेगी तो उसके सर्वाइवल का फेलियर हो सकता है, मतलब वो कोलैप्स हो सकती है वो स्टेट। इसलिए इन्होंने ये चीज़ बोला कि बैलेंस ऑफ पावर इज सिस्टमिक नेसेसिटी, कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एक नेसेसिटी बन जाती है। अगर एक स्टेट अपनी पावर बढ़ा रही है तो दूसरी स्टेट के लिए वो नेसेसिटी बन जाती है कि वो भी अपनी पावर को बढ़ाए। जॉन मीरशीमर जो थे उन्होंने न्यू रियलिज्म को डिफेंसिव रियलिज्म बोला है। अब हम बात करें अगर ऑफेंसिव रियलिज्म की, तो इस कंसेप्ट को दिया है जॉन मीरशीमर ने उनकी बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में। इनका ये कहना है कि स्टेट मैक्सिमाइज पावर एग्रेसिवली टू बिकम रीजनल हैगीमोन्स। इनका ये कहना है कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी पावर को एग्रेसिवली इंक्रीज़ करती हैं रीजनली पावरफुल होने के लिए। मतलब इनका ये कहना है कि स्टेट अपनी पावर को सिर्फ उतना नहीं बढ़ाती हैं कि जितने में वो सर्वाइव कर सकें, जितने में उनका सर्वाइवल मतलब उनका एग्जिस्टेंस बच सके, बल्कि वो अपनी पावर को और बढ़ाना चाहती हैं, वो और पावर गेन करना चाहती हैं ताकि वो पावरफुल स्टेट बन सकें, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकें। उसके बाद अगर हम बात करें डिफेंसिव रियलिज्म की, तो ये कंसेप्ट भी केनेथ वाल्ट्ज ने दिया था। इनका ये बोलना था इसमें कि स्टेट सीक सिक्योरिटी नॉट हेगेमनी, आवर एक्सपेंशन इज सेल्फ डिफीटिंग। इनका ये कहना था कि स्टेट्स जो हैं वो सिक्योरिटी चाहती हैं, वो पावर नहीं चाहती, कि वो पावरफुल स्टेट बनना नहीं चाहती बल्कि वो सिक्योरिटी चाहती हैं, और वो अपनी पावर को सिक्योरिटी के लिए बढ़ाती हैं, पावरफुल होने के लिए नहीं बढ़ाती हैं। और किसी भी चीज़ का ओवर एक्सपेंशन जो है वो सेल्फ डिफीटिंग होता है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल इवॉल्वेशन की। पहली क्रिटिसिज्म जो रियलिज्म की हुई है वो है अवर एम्फेसिस ऑन स्टेट्स। इनका ये कहना है कि जो रियलिस्ट हैं उन्होंने स्टेट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करा है, मतलब स्टेट्स पे ज़्यादा जोर डाला है, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि MNCs हैं, NGOs हैं, IGOs हैं, उनके रोल को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया है कि किसी MNC का, किसी NGO का क्या रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस चीज़ को। उन्होंने इनके रोल को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया है। दूसरी जो क्रिटिसिज्म है वो निगलेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स है, मतलब कि इन्होंने ये चीज़ बोली है कि रियलिज्म जो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को और ग्लोबलाइजेशन को निगलेक्ट कर रहा है, उसके रोल को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रहा है। कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मतलब जो स्टेट्स एक दूसरे पे इकोनॉमिकली डिपेंड हैं, और जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है आज के दौर में उसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया, उस चीज़ के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। और तीसरा इसमें बोला गया है, जो तीसरी क्रिटिसिज्म है वो है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डिटर्मिनिज्म हो गया मतलब कि conflict among states is seen as unavoidable and changing this condition is nearly impossible। कि इन्होंने ऐसा बोला है कि स्टेट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो होना ही होना है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि नेचर ही ऐसी है। एनार्की जो है वो स्टेट में पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, एनार्की इनका कहना है कि वो नेचर में ही है पहले से ही, और इस कंडीशन को अवॉइड कर पाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। मतलब कि इनका ये कहना है कि कन्फ्लिक्ट होना ही होना है क्योंकि हर स्टेट जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करना चाहती है, और दिस विल लेड टू कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरली है, मतलब वो नेचर में ही है, पहले से ही रूटेड है, तो इसको अवॉइड कर पाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। फिर एथिकल क्रिटिसिज्म हुई है इनकी कि इन्होंने पॉलिटिक्स को सिर्फ सर्वाइवल और पावर तक ही महदूद करके रख दिया है। इनका कहना है कि पॉलिटिक्स घूमती ही सर्वाइवल और पावर के इर्द गिर्द है। इन्होंने ह्यूमन राइट्स को और ग्लोबल जस्टिस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। फिर कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स की बात करें तो जो फेमिनिस्ट्स हैं उन्होंने रियलिज्म को क्रिटिसाइज़ करा है फॉर बीइंग एंड्रोसेंट्रिक। एंड्रोसेंट्रिक हो गया मतलब कि मेल सेंटर्ड, कि इन्होंने बात ही पूरी मेल समाज की करी है और फीमेल को टोटली इग्नोर कर दिया है। अब अगर हम बात करें रियलिज्म के कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस की, तो क्रिटिसिज्म के बावजूद भी रियलिज्म जो है वो अभी भी डोमिनेट कर रही है। जैसे कि अभी हम यूक्रेन वार की बात करें जो कि 2022 से अभी तक चल रही है, तो उस वार में क्या है कि जो रियलिज्म का कंसेप्ट है वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब वो दर्शाता है कि रियलिज्म के कंसेप्ट कहीं ना कहीं सही है। ठीक है। उसके बाद चाइना और यूएस की राइवलरी की बात करें तो चाइना और यूएस जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में है, मतलब कन्फ्लिक्ट इन द सेंस बोल सकते हैं कि चाइना अपनी पावर जो इंक्रीज़ करना चाहता है, यूएस अपनी पावर इंक्रीज़ करना चाहता है।
जैसे कि अभी चाइना ने क्या है कि 6 जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है, तो यूएस के पास अभी 5th जनरेशन ही है, तो यूएस चाहता है कि वो भी चाइना से आगे निकल जाए, वो भी बना ले। तो ये जो चल रही हैं चीज़ें पावर को इंक्रीज़ करने की, तो ये भी रियलिज़म के कंसेप्ट को सही साबित करती हैं। उसके बाद मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स की बात करें तो जो रीजनल हेगेमनी के लिए स्ट्रगल चल रही है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, तो वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ साबित करती है कि जो रियलिज़म के कंसेप्ट थे वो बिल्कुल सही थे। इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मोरगेंथो की मैं एक आपको कोट बोलती हूँ, वो आप लिख लें। उनकी कोट थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसी भी पॉलिटिक्स की तरह सिर्फ और सिर्फ पावर की स्ट्रगल है और कुछ भी नहीं है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स।